अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी, जो लाइक चार्ज होते हैं, कौन से चार्ज? लाइक चार्ज। लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज, सेम चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले या फिर नेगेटिव नेगेटिव वाले। तो ये हमेशा क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं, ठीक है, अनलाइक चार्ज, वो क्या करता है आपका? डिफरेंट चार्ज, वो क्या करते हैं आपके? अट्रैक्ट करते हैं आपस में। जैसे एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो ये आपस में दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। जैसे मान लीजिए आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने फोर्स का फॉर्मूला देख लिया है, क्या होता है फॉर्मूला? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर था ना, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक Q चार्ज से डिवाइड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है। तो ये Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी वो आ जाएगी Q 4πε0 इंटू में आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। फोर्स के अंदर यहाँ पर ये रहता है आपका, दो चार्ज रहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में यही है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो जाहिर सी बात है एक चार्ज यहाँ से हट जाएगा। क्लियर हुआ? और अगर मान लीजिए इसको वेक्टर क्वांटिटी में निकालना है, तो ये लिखेंगे KQ बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं। देखो ये यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है 1। इसका मतलब क्या होता है? 1। तो किसी भी चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 से, क्योंकि इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। अब ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। कौन सा डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई का मतलब दो, पोल मतलब दो पोल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ये है, दूसरा ये है, तो दो पोल हो गए इसके अंदर, इसी को हम कहते हैं डाइपोल। एवरी डाइपोल इज एसोसिएटेड विद डाइपोल मूवमेंट। और इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट निकालते हैं हम, जो क्वेश्चन करते हैं ना डाइपोल के लिए, डाइपोल मूवमेंट निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आइदर चार्ज, चाहे आप ये वाला चार्ज ले लीजिए चाहे ये वाला चार्ज ले लीजिए, आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस कितनी होती है इसकी? डिस्टेंस हम ले लेते हैं, देखो सेंटर से अगर देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस A, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस A, तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाती है इसकी 2A हो जाती है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है डाइपोल मूवमेंट का, आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो P इजिकल टू Q इंटू 2A हो जाता है इसका, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। पहले फ्लक्स क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया के अंदर से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे एक एरिया है, मान लीजिए ये है, इसमें से ये आपकी लाइंस पास हो रही है, एक एरिया ये है, ये लाइंस पास हो रही हैं, तो फ्लक्स किसका ज़्यादा होगा? ए का या बी का? बी का ज़्यादा होगा फ्लक्स ए से हमेशा, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है तो इसका फ्लक्स ज़्यादा होगा। इसी के अंदर आपका एक गॉस थ्योरम आता है, गॉस थ्योरम। इसमें क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका फॉर्मूला ये होता है, देखिए E.ds, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये डिस्टेंस, ये डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। इसका क्या होता है? चार्ज इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ये होता है आपका गॉस थ्योरम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1/1 एप्सिलॉन टोटल चार्ज इनक्लोज। इसी को क्या कहते हैं? गॉस थ्योरम। अब न्यूमेरिकल में आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जो आप कर लोगे आराम से। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ लेना। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई एक सरफेस है जिसके अंदर पोटेंशियल यहाँ पर जो सरफेस पर है और जो अंदर है वो इक्वल है, तो ऐसी सरफेस को हम क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस।
एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। क्या होता है यहाँ पर, पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मान लीजिए दो पोटेंशियल है आपके, दो अलग अलग वी बी माइनस वी ए, तो इसका क्या होता है, वर्क डन जो चार्ज को, किसी एक टेस्ट चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन लगता है उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका फॉर्मूला ये हो जाता है आपका ए से लेकर बी तक जितना वर्क डन लगा है आपका, ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और हमेशा याद रखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मूव कराना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड करंट को मूव कराना है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस होना ज़रूरी है, ज़्यादा और कम का होना ज़रूरी है। जैसे हम वो देखते हैं सेल के अंदर, ये क्या होता है, हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, इसी को तो हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल या बैटरी का काम ही यही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। अगर मान लीजिए पोटेंशियल इक्वल हो गया तो कोई सा भी करंट फ्लो होगा नहीं, तो इसीलिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना ज़रूरी है करंट के फ्लो होने के लिए। ठीक है, अब हम दो तरीके के मटेरियल देखेंगे। एक तो आपने देखा होगा कंडक्टर और एक देखा होगा आपने इंसुलेटर। अब पहले तो इसके अंदर डिफरेंस देख लेते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे मटेरियल जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर, तो उनको क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जबकि अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर अब्सेंट होता है स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्ज, ठीक है, इनके पास चार्ज कैरियर नहीं होते, अब्सेंट चार्ज कैरियर, यानी कि कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता, इसीलिए इंसुलेटर होते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, इंसुलेटर को ही हम डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, ये मेन चीज़ है, डाई इलेक्ट्रिक को इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, अब डाई इलेक्ट्रिक की बात करें हम, यानी कि इंसुलेटर की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। दो टाइप के होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। अब इसके बाद कैपेसिटर की बात कर लेते हैं जल्दी से। क्या होता है कैपेसिटर, ये एक कंडक्टर है, कैपेसिटर एक कंडक्टर होता है विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। कंडक्टर विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सिंबल ऐसा होता है कैपेसिटर का। और एक चीज़ और है जो आप आगे चलकर पढ़ेंगे इंडक्टर के बारे में, इंडक्टर का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, ये क्या करता है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है। ये क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है कैपेसिटर, इंडक्टर का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना। अब आपने देखा होगा दो टाइप के कैपेसिटर पढ़ा होगा आपने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके अंदर ये दो प्लेट होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए क्या है आपका एरिया, इनके बीच का एरिया हो गया, और D क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन देम टू प्लेट्स। तो ये होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर रहती है, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, कितना होता है, एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ क्यू वी। ये है इसका एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर कितनी रह सकती है। जैसे आपने इंडक्टर का केस में पढ़ा होगा, इसमें कितनी एनर्जी, हाफ एल आई स्क्वायर, तो इसके अंदर कितनी होती है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, या हाफ इंटू क्यू वी। ठीक है,
यहीं पर एक फॉर्मूला ये भी देख लेना आप, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। Q की जगह पर आप ये पुट करोगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाफ CV और ये वाला V, तो ये आ जाएगा आपका हाफ CV स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले हो गए एनर्जी के, तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है खाली, इससे ही सब तीनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं आपस में। अब अगर मान लीजिए आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मतलब एक इंसुलेटर रख दिया है। मैंने आपको बताया था कैपेसिटर का जो होता है, कैपेसिटर मतलब कंडक्टर, इसके बीच में आपने एक इंसुलेटर रख दिया है, तो फिर कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस टी। टी मतलब उसकी थिकनेस, जितनी भी थिकनेस का आपने डाइलेक्ट्रिक रखा है उसकी थिकनेस रखेंगे, थिकनेस को माइनस कर देंगे। ये आपका तो ओरिजिनल फॉर्मूला है, बस थिकनेस को माइनस कर देंगे, आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा। CD से दिखा देंगे क्योंकि आप ऊपर आपने किससे दिखाया, यहाँ पर C से दिखाया, इसलिए। अगर मान लीजिए स्फेरिकल कैपेसिटर है आपका, तो उसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R क्या है, उसकी रेडियस जो भी होगी आपकी, जैसे मान लीजिए ये है आपका, इसका रेडियस जो भी दे रखा है वो R लग देंगे, बाकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये होती है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर या फिर स्फेरिकल कैपेसिटर। अब हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोस्टेट में तो चार्ज एट रेस्ट पढ़ा था, अब चार्ज हम मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर चार्ज जो है मूव करने लगा, मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज के मूव करने से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे फॉर्मूला, इसके अंदर करंट क्या होता है, करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसी को हम कहते हैं करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि Q बाय टी, ये आ जाता है आपका करंट का फॉर्मूला। तो करंट कैसे बनता है आपका, जब चार्ज मूव करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है इंपॉर्टेंट वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इसमें क्या होता है, ये बताता है पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। अभी आपको बताया भी था मैंने आपको बताया भी था कि अगर पोटेंशियल ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा होगा, पोटेंशियल कम करंट कम। इसका ग्राफ इसीलिए ऐसा आता है, पोटेंशियल और करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ग्राफ आता है आपका स्ट्रेट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए यहाँ पर हम एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम कहते हैं R। तो V इक्वल टू क्या हो जाता है आपका IR। यहाँ पर R क्या है आपका रेजिस्टेंस, और इसी को हम कहते हैं ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, देखो लेंथ पर और एरिया पर। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ये आपको मैंने करके भी दिखाया था। अगर लेंथ है मान लीजिए AB और ये है आपका PQ, तो देखो रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा, AB या PQ के में। रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा AB में या PQ में, PQ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा AB से, क्योंकि PQ की लेंथ ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। अब यहाँ ऐसा क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा, ये आपका ये दो वायर हैं, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, लेंथ दोनों की सेम है लेकिन एरिया अलग है। ये आपका दे दिया आपने CD और ये है XY, तो एरिया इसका ज़्यादा है XY का, एरिया ज़्यादा, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस कम। एरिया किसका ज़्यादा है, XY का ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस किसका कम होगा, XY का कम होगा, करंट XY में ज़्यादा फ्लो होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। देखो आप ऐसे करेंगे इसे, देखो एरिया किसका ज़्यादा है, XY का ज़्यादा है, CD का कम है। एरिया जो है XY का ज़्यादा है, वो CD का कम है। तो अब रेजिस्टेंस पर देखते हैं, रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस पर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा,
सी डी का ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना एक्स वाई। अब करंट का देख लेते हैं। देखो सी डी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट इसमें कम फ्लो होगा, एक्स वाई में ज़्यादा फ्लो होगा। ये हो, इन तीनों से रिलेशन से ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अब देखो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस इन सीरीज़, अगर आप रेजिस्टेंस को सीरीज़ में रखेंगे, जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रेजिस्टेंस ये है, R1 R2 और R3, ये तीनों सीरीज़ में रेजिस्टेंस हैं। कैसे हैं? सीरीज़ में। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो डायरेक्ट क्या करेंगे आप, प्लस कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। और भी होते मान लीजिए तो एन सोन करके RN कर देंगे। क्लियर हुआ? और इसी के साथ पैरेलल में कैसे करेंगे आप, अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल का कैसे होता है, देखो इस तरीके से बनाते हैं हम। ये पैरेलल का केस है। यहाँ पर आप सेल लगा दो एक, R1 R2 R3, तो पैरेलल के लिए ये हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। और अगर बहुत सारे मान लीजिए तो इसी तरीके से जोड़ते जाएंगे आप, RN तक जोड़ दो आप। पैरेलल के केस में ये होता है आपका रेजिस्टेंस। अगर मान लीजिए आपका पैरेलल में दो रेजिस्टेंस हैं, सिर्फ दो हैं, तो क्या करेंगे, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये सिर्फ और सिर्फ दो केस के लिए होगा, उसके ज़्यादा अगर है तो यही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं, स्मॉल r से। ये क्या होता है, ये होता है, देखो ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड, जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आता है सेल के अंदर, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। जब करंट फ्लो होता है, व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट, जब करंट फ्लो होता है तब जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रोड, ये सेल के अंदर होता है, तो उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पर जो बात आती है निकल कर, एक तो यह है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, और दूसरी चीज़ है आपका ईएमएफ ऑफ सेल। दोनों चीज़ें पढ़ी होंगी, ईएमएफ ऑफ अ सेल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मतलब ये जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इन ए क्लोज सर्किट, अगर आपका मान लीजिए क्लोज सर्किट है, कैसा सर्किट है, क्लोज सर्किट है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्लोज सर्किट में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रोड। यहाँ पर क्या होता है, ये ओपन सर्किट के लिए बात होती है। जब आपका सर्किट ओपन है तो जाहिर सी बात है, क्लोज सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ओपन सर्किट में जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम ईएमएफ से कहते हैं। ईएमएफ जब बात करेंगे जब सर्किट ओपन होगा, यानी कि करंट फ्लो नहीं हो रहा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस जब बात करेंगे जब आपका सर्किट क्लोज है। बस ये एक डिफरेंस है, बाकी अगर देखा जाए दोनों का मतलब ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। चाहे ये हो, दोनों का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। बस फर्क ये है कि ये ओपन सर्किट के लिए होता है और ये क्लोज सर्किट के लिए होता है। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर बता देता हूँ क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर। पावर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क डन, जो भी वर्क डन कर रहे हैं आप, अपॉन में टाइम टेकिंग। वर्क डन अपॉन टाइम को ही हम पावर कहते हैं।
और मैंने आपको ये याद कराया भी था, वीआईपी से याद कर लेना। वीआईपी एक याद कर लिया तो सब याद हो जाएगा। देखो V इक्वल टू आई आर होता है। अब V की जगह पर आई आर लगा दो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, V की जगह पर जब आई आर लिखेंगे और एक आई पहले से है तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू पी। एक फॉर्मूला बन गया पावर का। दूसरा यहीं पर बन सकता है, आप आई की जगह पर V बाय आर लगा दो। आई की जगह पर V बाय आर भी तो लिख सकते हैं, तो यहीं पर लिख दो इसे। तो ये हो जाएगा V, यहाँ से V लिख दिया और यहाँ पर आई की जगह पर क्या लिखेंगे, V बाय आर, तो ये हो जाएगा P V स्क्वायर बाय आर। क्या फॉर्मूला बनेगा, V स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू P। तो ये दूसरा बन गया पावर का। तो आपके पास पावर के 3 फॉर्मूले आ गए। अब है इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी। अभी आपने इलेक्ट्रिक पावर पढ़ा है, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसमें क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम कर दो बस। पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी मिल जाती है। इसके बाद एक चीज़ आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये क्या होती है, कौन सी वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आप यहाँ देखो एक वायर है और ये आपका सेल लगा हुआ है, तो करंट तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर मूव करता है। ठीक है, करंट हाई पोटेंशियल से लो। और आपको ये भी पता होगा कि ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है जाहिर सी बात है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ये होता है। अब जाहिर सी बात है इसके अंदर मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन है, तो 100 की जो वेलोसिटी वो अलग अलग होगी, तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं उसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये याद रखना आपका, इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है, जबकि करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ रोटेट करता है। ये चीज़ याद रखनी है आपको हमेशा। इसका जो फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, VD से डिनोट करते हैं, ये होता है आपका -E इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये यहाँ टाउ होता है। टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में मास। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला बनता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। इसके बाद एक चीज आती है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है मोबिलिटी, अगर आप मान लीजिए आप मोबिलिटी को हम ऐसे दिखाते हैं म्यू ई से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मोबिलिटी आ जाती है। ठीक है, और एक चीज़ और है, आपके पास रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या है, तो इसका ये होता है एन, ये डी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, म्यू ई और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये होता है इसका फॉर्मूला। आ रहा समझ में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया हो गया, ये आपकी मोबिलिटी हो गई, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये आपके नंबर ऑफ जो भी इलेक्ट्रॉन है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये एक रिलेशन होता है ये आपके पास। अब इसके अंदर एक टॉपिक रह जाता है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ का लॉ, किरचॉफ के 2 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ जो है वो है आपका, फर्स्ट लॉ में ये कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट विल बी इक्वल टू 0 अगर आपका क्लोज सर्किट है तो, और दूसरा ये होता है आपका एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सबका क्या होगा 0 होगा अगर आपका क्लोज सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर क्लोज लूप के अंदर एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0 होगा। तो ये फर्स्ट लॉ कहलाता है, ये सेकंड लॉ कहलाता है। बस यही याद रखना आपको किरचॉफ लॉ के अंदर।